हेलो मैनेजमेंट लीडर्स मैंने बिल्कुल ठीक बोला बिकॉज आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के बाद डेफिनेटली आप मैनेजमेंट में ही जाना चाहेंगे, चाहे आप एमबीए करें, चाहे आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स करें, चाहे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स करें या चाहे आप पीएचडी ही क्यों ना करें। कुछ भी आप करेंगे डेफिनेटली आप मैनेजमेंट में ही कंट्रीब्यूट करेंगे और मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए खासकर इंडिया में इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड हाउ द इंडियन इकोनॉमिक मार्केट ग्रू ओवर पास्ट सो मेनी इयर्स। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है या ये जो पर्टिकुलर कोर्स है जो हम 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर हम इंडिया में इकोनॉमिक जो है वो किस तरीके से डेवलप हुई है उसको स्टडी करते हैं। और यूनिट 1 में वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस समय इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे कैसे थे और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या करा। So my name is Dr. Suman Kumar Deb. Let's start with the chapter 1, unit 1 of Indian economic development. हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे जिसको हम कॉलोनियल रूल भी कहते हैं। उस समय हमारी जो इकोनॉमिक लेवल थी वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी थी। अब वो क्यों आई थी उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोली जाती थी क्योंकि इंडिया एक ऐसा समय था जब वर्ल्ड के जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। इंडिया में लोग आना चाहते थे, इंडिया के साथ लोग व्यापार करना चाहते थे। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कैप्चर करा, ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से इंडिया को चलाना शुरू कर दिया। देखो, जब हम पहले की बात करते थे हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, हम लोग प्रॉस्परस इकोनॉमी थे और हम लोग बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट्स में, मेटल वर्क्स में, प्रीशियस स्टोन्स में हम लोग डील करते थे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये 3 कीवर्ड्स जरूर यूज करना है। आपको यूज करना है हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल जिसमें मुस्लिन के कपड़े की हम बात करते हैं जो कि ढाका में होता था, जो अभी बांग्लादेश में है, मेटल वर्क और प्रीशियस स्टोन। ये हम काम करते थे जब हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात करते हैं। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने एक तो इसको एक फीडर इकोनॉमी बना दी, मतलब हम लोग ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम करने लगे। हम उनको जिस चीज की जरूरत थी हम वो देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। उन्होंने पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमी को रीडिजाइन कर दिया और हम हर वो काम करने लगे जो ब्रिटिशर्स के लिए फायदा था, ना कि हमारे लिए। इनफैक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर ईरा में बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स बन गए थे। अब आप सोचोगे कि अगर हम एक्सपोर्टर्स बहुत अच्छे थे, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो हम गरीब कैसे बने? क्योंकि वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा था, वो पैसा ब्रिटिशर्स लेके चले जाते थे। लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। जो प्राइमरी मोटिव थे ब्रिटिशर्स के जब वो कॉलोनियल पॉलिसी की बात करते थे, उन्होंने 2-fold स्ट्रैटेजी सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी। यहां पे मैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से उल्टा चलने लग गए। सबसे पहला क्या था? दे वर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग बहुत सस्ते में रॉ मटेरियल हमने देना शुरू करा। वो इतना सस्ता था कि जो फार्मर्स थे उनके लिए कुछ नहीं बचता था, बट हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे। सिमिलरली हमने क्या शुरू करा? हमने जो फिनिश गुड्स थे उनको हमने इंपोर्ट करना शुरू करा। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी थी, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, तो उतने बड़े मार्केट में अगेन हम लोगों ने ब्रिटिशर्स ने गुड्स को पुश करने लग गए। तो सबसे पहले क्या था कि हमने सस्ते रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लग गए, उससे एक नुकसान हुआ। सेकंड क्या हुआ कि जितना बड़ा हमारा मार्केट था उस पूरे मार्केट में हम लोग वो इंपोर्ट करने लगे जो कि हम पहनना नहीं चाहते थे या नहीं यूज करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स पुश उसको हमने यूज करना पड़ा। इन दोनों ने एक्चुअली में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमें लेके चले गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। और चीज अगर हम देखते हैं, जो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो इन्होंने कभी करी ही नहीं। मतलब पर कैपिटा आप समझते हैं जीडीपी पर कैपिटा। जो पर कैपिटा इनकम की जो एस्टिमेशन था इन लोगों ने कभी नहीं करा। कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर एवर मेड एनी सिंसियर एस्टिमेट ऑफ इंडियाज नेशनल और पर कैपिटा इनकम। जबकि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो हाईली क्वालिफाइड इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने जरूर अपने हिसाब से करा। वो ठीक या गलत को हम आज नहीं बोल पाएंगे, बट उस समय हम मानते थे कि जो उन्होंने करा वो काफी हद तक ठीक था। उनमें जो प्रोमिनेंट लोग थे वो थे दादा भाई नारोजी। ये बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, इन्होंने बहुत कुछ करा है इंडिया के लिए। उसके बाद है विलियम डिग्बे, फिर फिंडले सिहारस, मिस्टर राव, आरसी देसाई। ये सब लोगों ने मिलकर थोड़ा बहुत एस्टिमेशन दिया। उस एस्टिमेशन का निकला क्या? वो एस्टिमेशन से निकला कि जो हमारी रियल आउटपुट थी वो ग्रू हुई ओनली 2% पर एनम से।
और जो पर कैपिटा आउटपुट की जो ग्रोथ थी वो थी ओनली 5% पर ईयर, जो बहुत ही कम थी। सो ये भी कभी भी ब्रिटिशर्स ने करने की कोशिश नहीं करी। अगर ये इंडिविजुअल्स नहीं होते, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंडिविजुअल्स नहीं होते तो शायद ये भी हमें पता नहीं लगता। नेक्स्ट है स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो उस समय ऑलमोस्ट 85% जो इंडिया की जनता थी वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डिपेंडेंट थे, वो लोग उसी में काम कर रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी थोड़ा बहुत था वो थोड़ा बहुत ही था, बहुत ज्यादा नहीं था। बट ऐसे में भी क्या हुआ, ऐसे में जो जमींदारी सिस्टम था जो खासकर बंगाल में पाया जाता था वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। जमींदारी सिस्टम प्रोमिनेंट होने से क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे वो बिल्कुल खत्म होते चले गए, उनको रोज की जो दिक्कतें होती थी वो बढ़ती चली गई। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉज ऑफ स्टैग्नेशन जो था वो मेजरली जमींदारी सिस्टम को बोला गया। प्रॉफिट सारे के सारे जमींदार के पास जाने लग गए, वो लोग रेंट भी ले रहे थे, वो लोग प्रॉफिट्स भी ले रहे थे, वो लोग सब कुछ ले रहे थे। एक्चुअली में देखा जाए तो एक तरीके से वो लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे जो छोटे फार्मर्स थे। तो ऐसे में छोटे फार्मर्स ऑलमोस्ट खत्म होते चले गए। नेक्स्ट जो हुआ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। आप लोगों ने नील के बारे में सुना होगा जिसको इंडिगो कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने उन दिनों में नील को एक्चुअल में डिस्कवर करा था और वो चाहते थे कि इंडियंस जो है अपने एग्रीकल्चर में रादर देन क्रॉप्स वो इंडिगो को ज्यादा कल्टीवेट करें। सो हो क्या रहा था, हम खाना कम बना रहे थे, फूड्स कम बना रहे थे, फूड्स कम उगा रहे थे, बट हम लोग इंडिगो की फसल की हम तैयारी कर रहे थे। उससे हुआ क्या कि एक्चुअली में फेमिन्स आए और काफी बारी ऐसा आया कि फेमिन्स हुए जिसके कारण बहुत इंडियंस की डेथ भी हुई। और उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी, जो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है इससे जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफी हद तक कम हो गई। सो ये था स्टैग्नेशन का इंपैक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब अगर इतना कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों आगे बढ़ने देगी, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चाहा कि वो आगे बढ़े। सो ब्रिटिश रूल डिड नॉट अलाउ अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस टू डेवलप इन इंडिया। वेयरएज आप देखो ये वो समय था जब ब्रिटिश में, फ्रांस में पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहां पे थोड़ा बहुत मशीन्स यूज हो रहे थे, ऑटोमेशन यूज हो रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था जो ये सारे बड़े बड़े मशीन्स को यूज करने लगे थे, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इंडिया में हैंडीक्राफ्ट जो थे वो कोलैप्स हो गए। जो पूरी की पूरी दुनिया थी जो हैंडीक्राफ्ट के लिए इंडिया को जानते थे वो इन्होंने एक्चुअली में आके खत्म कर दिया। जो टैरिफ पॉलिसी थी इनकी, जो इन्होंने पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करा, डिस्क्रिमिनेट करा। टैरिफ पॉलिसी में जो था फ्री एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो रॉ मटेरियल ब्रिटिश में जा रहा था उसमें कोई वो ड्यूटी लगा नहीं रहे थे, वो सारा का सारा फ्री कर दिया था। और मैंने बताया था कि जो इंपोर्ट हो रहा था वो फिर इन्होंने पुश करना शुरू कर दिया इंडियंस के ऊपर। अब आगे हम लोग कुछ सेक्टर्स को पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस हमें मिली, इंडिपेंडेंट हुए, जैसे इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद ये सब सेक्टर्स ने कैसे काम करा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय कैसा था और फिर आगे वो कैसे ग्रो कर रहा था। सो जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो प्रीडोमिनेंस एग्रीकल्चर था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज प्योरली एग्रीगेन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि हमारा 85% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और वो ज्यादातर अनप्रोडक्टिव थे। सबके लिए इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हम प्रोडक्शन क्या कर रहे थे, हम लोग फूड पे तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे थे, हम वो कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था, राइट। उसके बाद हम हाई डिपेंडेंसी थे, क्योंकि मैंने बोला कि ज्यादातर सब लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, कोई और चीज थी नहीं, तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी थी कि आधे से ज्यादा लोग एक्चुअली में प्रोडक्टिव नहीं थे। अब आप इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ, 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड डिराइव देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। किसी ना किसी तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। Contradictions. Despite such a large population being involved, the sector was neither self-sufficient nor prosperous. हमने इससे पहले पढ़ा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में वही कुछ लोग, हैंडफुल लोग होते थे जिनके हाथ में पूरी की पूरा पैसा था, पावर था, वो हमें नहीं उगाने देते थे जिसकी हमें जरूरत थी। खाना हम उगा नहीं पा रहे थे, फूड्स पे हम जा नहीं रहे थे। सो ऐसे में होगा क्या, ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ज्यादा कम है, फायदा कुछ आ नहीं रहा था। सो हमें इससे बाहर निकलना जरूरी था। अब एग्रीकल्चर पूरी तरीके से स्टैग्नेशन में थी, हमने पहले भी स्टैग्नेशन के बारे में पढ़ा, इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक क्वेश्चन स्टैग्नेशन पे आ सकता है। तो अगर हम देखें, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, ए बी सी। फर्स्ट में बात कर रहा हूं जमींदारी सिस्टम को। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इसको एक ट्राइंगल सिस्टम पे लेके आए थे जिसमें गवर्नमेंट थी, जमींदार थे और फार्मर्स थे। और जमींदार क्या कर रहे थे, जमींदार रेंट पे रेंट लेते रहते थे, कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था,
फार्मर्स बहुत ज्यादा रोते रहते थे, बट फिर भी जमींदार को रेंट चाहिए था। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अपना लगान लेना शुरू कर दिया था, राइट? आपने लगान के बारे में सुना होगा। तो हो क्या रहा था, पूरी तरीके से जो भी कुछ कमाया जा रहा था बाय फार्मर्स, वो या तो लगान के रूप में या फिर वो रेंट के रूप में निकल जाता था। सो कहीं ना कहीं फार्मर्स को किसी भी तरीके से फायदा नहीं पहुंच रहा था। सो ये जमींदारी सिस्टम में स्टैग्नेशन लेके आ गए थे। सेकेंड हम बात करते कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन में क्या था, पहले जो फार्मर्स थे वो फार्मिंग करते थे उन सब चीजों की जिसकी जरूरत थी, जैसे वीट, राइस, खाने की चीजें, उससे वो लोग बाहर आ गए। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स फोर्स द शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब ग्रोइंग फॉर ओन सेल्फ, हमारे लिए जो हम ग्रो कर रहे हैं उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। वहां से हम लोग मूव हो गए कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग मतलब जो एक्चुअली में बना के बेचा जा सके। हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग इंडिगो बना रहे थे। सो ब्रिटिशर्स को इंडिगो की जरूरत थी, तो हमने राइस बनाना बंद कर दिया, उगाना बंद कर दिया, वीट उगाना बंद कर दिया, और इनकी जगह हमने क्या करने लगे, हम लोग इंडिगो की खेती करने लगे। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमारे जो कंडीशंस थे जो पहले ही खराब थे वो और ज्यादा खराब होने लगे। नॉट ओनली की फार्मर्स की, ओवरऑल इंडियंस की, क्योंकि खाना नहीं आ रहा था। आपने फेमिन्स के बारे में सुना होगा। यस, अगर आप स्टडी करोगे इंडिया में कई जगह पे रुक रुक के इस समय फेमिन्स आते रहते, क्योंकि खाना ही नहीं था तो करेंगे क्या। इनफैक्ट कितने ही लोगों ने अपनी जान दी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टैग्नेशन। सी अगर हम देखें तो वो है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब अगर हम कुछ कर भी रहे थे तो भी रिसोर्सेज हमारे पास कहां थे। हम लोग बहुत ही प्रिमिटिव चीजें यूज कर रहे थे। फार्मर्स बुलक कार्ट्स यूज कर रहे थे, हमारे पास कोई भी टूल्स नहीं थे, हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, हमारे पास मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होने के अलावा और कोई भी तरीका नहीं था कि हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर सके। सो ये जो सारे टूल्स थे या टेक्नोलॉजीज थी वो तो कभी आई ही नहीं। सो ये जो तीनों चीजें ABC, अगर आप इसको देखोगे, आप प्लीज मेरे से नोट्स आप मांग सकते हो, ये स्टैग्नेशन के मेन कॉज थे। इंडिया एक्चुअली बिकम अ फीडर स्टेटस। हम लोग एक्चुअली में फीडर बन गए थे, किसके, हम लोग ब्रिटिशर्स के फीडर्स बन गए थे। हम लोग एक्चुअली में देखा जाए तो हम वो उगा रहे थे जिनकी जरूरत ब्रिटिशर्स को थी, हमें नहीं थी। हमने खाना उगाना बंद कर दिया, तो हम क्या उगा रहे थे, वी वर वर्किंग ऑन कॉटन, सिल्क, वुल, इंडिगो, जूट, जस्ट टू बर्जनिंग द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। तो उनके फायदे के लिए हम लोग काम करे जा रहे थे। हम लोग अंडर डेवलप्ड ही रहे इतने सालों में, ऑलमोस्ट 200 साल की बात है, क्योंकि हम लोग कभी भी मेन प्रोड्यूसर्स तो बने ही नहीं, राइट। तो इससे हुआ क्या, इससे हमको एक फीडर का स्टेटस मिला। हम लोग ब्रिटिशर्स के लिए एक फीडर कंट्री बन के रह गए, राइट। ये कुछ चीजें जो आपको शायद सही लगेगा, आप इनको आराम से देख लो। मैंने बात करी है प्रोडक्टिविटी की, ओनरशिप की, क्रॉप पैटर्न की और इन्वेस्टमेंट की। सो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम थी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स के कारण। ओनरशिप, जमींदारी सिस्टम था, तो फार्मर्स तो कुछ ओन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि फार्मर्स को तो लगान भी देना पड़ रहा था, रेंट भी देना पड़ रहा था, हम सब कुछ दिए चले जा रहे थे। क्रॉप पैटर्न, कमर्शलाइजेशन था। क्रॉप पैटर्न एब्सोल्युटली कमर्शलाइजेशन था। हम लोग वो बना रहे थे जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था, हम लोग अपने कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए कुछ भी नहीं बना रहे थे। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, जमींदार कर नहीं रहे, ब्रिटिशर्स कर नहीं रहे, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इन सब ने एक्चुअली में हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को बहुत पीछे कर दिया। नेक्स्ट, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ब्रिटिशर्स ने करा क्या, जैसे हमने सारी जो बातें करी उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली में हमारी जो इंडस्ट्री थी या जो भी उस समय हम लोग जाने जाते थे उसको खत्म कर दिया। आपको याद होगा, जैसे मैंने बताया कि इंडिया एक समय के सोने की चिड़िया मानी जाती थी। इंडिया को जिंक एक्सट्रैक्ट करना आता था जो किसी को नहीं आता था, बट उस समय से लेके जब तक ब्रिटिशर्स ने रूल करा बिल्कुल खत्म कर दिया था। इन्होंने देखो अपने हिसाब से सब कुछ करा। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले तो जो इनको चीजें चाहिए थी वो उन्होंने लिया और उसको उन्होंने फ्री एक्सपोर्ट मार्केट कर दिया, क्योंकि इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब चीजें चाहिए थी। तो इन्होंने क्या करा, वो सब लेके उसको उन्होंने फ्री कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया, ताकि हमें टैक्सेस ही ना मिले। अब उन्होंने क्या कर दिया कि जो चीजें बाहर से आ रही थी उसको भी वो ड्यूटी फ्री कर रहे थे, ताकि वो बाहर की चीजें जो ब्रिटिश में बन रही थी वो अब इंडिया में लाके वो बेच सके। तो इन दोनों ने दोहरा, जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से इंडिया को बैकवर्ड पुश किया। हैवी ड्यूटीज लगाने शुरू कर दी। जब टैक्सेस की बात आती है तो जो चीजें इंडिया की हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स थे, स्टोन्स की इंडस्ट्री इंडिया की थी,
उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी। इसलिए आप देखोगे यहां पे क्या है, ये रिड्यूस इंडिया टू ए सप्लायर। इंडिया क्या बना, इंडिया एक सप्लायर बन के रह गया एंड क्रिएट अ मार्केट। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक मार्केट की तरह यूज करने लगे। सो एक तो इंडिया सप्लायर बन गया, उनका कुछ भी नहीं मिल रहा था ब्रिटिशर्स से, टैक्सेस वगैरह नहीं मिल रहे थे, प्लस इंडिया में उल्टा उन्हीं का फिनिश गुड आना शुरू कर दिया। इन चीजों ने इंडिया को दोनों तरफ से, जिसे कहते हैं ना टू फोल्ड मोटिव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इन दोनों ने बुरी तरीके से इंडिया को इंपैक्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी अगर देखोगे हमारी लड़ाई किससे थी, हमारी लड़ाई थी मैन मशीन से, मैन वर्सेस मशीन की जो लड़ाई थी उन दिनों में। ब्रिटिशर्स जो चीजें बना रहे थे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, वहां पे मशीन्स आ चुकी थी, इंडिया में हम अभी भी हाथों से काम कर रहे थे। जो चेंजेस जो हो गए थे, डिमांड जो वेस्टर्न वर्ल्ड के डिमांड से वो हम लोग नहीं ला पा रहे थे, वो डिमांड हमारे यहाँ पे थी ही नहीं, इनफैक्ट हम उसको एड्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब चीजों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही नीचे लेके चले गए। वी एक्चुअली टच द नादर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टिल इतने अंधेरे में थोड़ी बहुत रोशनी थी। समवेयर इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी थोड़ी बहुत चीजें इंप्रूव होने लगी थी, क्योंकि इंडिया में भी कुछ ऐसे पैसे वाले लोग थे, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो एक्चुअली में इन सब नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि कॉटन टेक्सटाइल के मिल्स बनने लगे, जूट के मिल्स आ गए, तो थोड़े बहुत पैसे लगे, कैपिटल लगा। कैपिटल लगने के बाद क्या हुआ कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थे, मोस्टली लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया ओनली, महाराष्ट्र गुजरात में, वहां पे लोकेशन कपड़ों के मिल्स तैयार होने लगे। जूट मिल्स थे वो ज्यादातर बंगाल डोमिनेटेड होने लगे। तो ये दोनों आप कह सकते हो थोड़ा सा पॉजिटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। उसके बाद जो बहुत अच्छी जो बात हुई थी वो हुई थी 1907 में, जब टेस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उन्होंने एक्चुअली में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक जान लेके आए थे, और वो एक्चुअली में लोगों को दिखा रहे थे कि यस वी कैन ऑल्सो ग्रो। सिमिलरली वही एक टाइम था जब बाकी भी जो इंडस्ट्रीज थे, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 की बात थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 में एक मेजर इंपैक्ट हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आया कुछ सालों बाद। सो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज थे जो थे वो आने शुरू हो गए थे, जैसे सीमेंट के हैं, शुगर के हैं, पेपर इंडस्ट्रीज है। इन इंडस्ट्रीज ने एक्चुअली में इंडिया में आके काम करना शुरू कर दिया था। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा ईरा था जो थोड़ा सा पॉजिटिव का ईरा था, राइट। बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस तो थे। देखो लिमिटेशंस कहां थे या शॉर्टकमिंग्स कहां थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस समय भी। फर्स्ट था लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हम लोग बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स के ऊपर नहीं थे। हम लोग जो इंडियंस थे वो ज्यादातर जो डिपेंडेंट थे वो ब्रिटिश मशीनरी के ऊपर ही थे। हम लोग अपने कैपिटल गुड्स या अपनी इंडस्ट्री के लिए जो चीजें जरूरत थी वो नहीं बना पा रहे थे। सेकेंड था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर एनी कंट्री। ये जो सेक्टर है ये गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट पुश करती है, गवर्नमेंट ही इसके अंदर पैसा लगाती है सो दैट ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ हो पूरे कंट्री की। बट ऐसे में क्या था, ब्रिटिशर्स को 3 चीजें चाहिए थी, मैंने आपको पहले ही बताया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था जो वो ठीक करना चाहते थे। सो इसलिए उन्होंने काम करा पावर जनरेशन पे, रेलवेज पे और कम्युनिकेशंस पे, जो कि पोर्ट्स वगैरह पे काम कर रहे थे। पावर भी चाहिए था तो उन्होंने पावर्स पे भी काम करा। तो इसके अलावा उन्होंने कुछ भी पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करा। सो ऐसे में क्या हुआ, अगेन इश्यूज वहीं रहे, थोड़ा बहुत हम बेटर हुए थे बट हम पूरी तरीके से बेटर नहीं हो पाए। अगर मैं बात करूं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्री की क्या हालत थी, उसको अगेन मैंने इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिया है। देखो ये सारे टेबुलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप युथास्टिक.com में जाओ, वहां पे रजिस्टर करो, या आप कमेंट में लिखो, मैं आपको जरूर नोट सेंड करूंगा। सो अब आप देखो इसमें मैंने कैसे इसको डिवाइड करा। मैंने हैंडीक्राफ्ट, टैरिफ पॉलिसीज, कैपिटल गुड्स और मॉडर्न इंडस्ट्री में डिवाइड करा। सो जो हैंडीक्राफ्ट था उसका रैपिड डिके हुआ, क्योंकि हम लोगों के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगने लगे, जो लोग काम कर रहे थे उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी, हमें फायदा ही नहीं हो रहा था आर्टिशियंस को, तो वो लोग क्या करेंगे। टैरिफ पॉलिसीज जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, जो टैरिफ इंडिया के लिए फायदे थे वो तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा। उन्होंने सिर्फ वो देखा जो ब्रिटिशर्स को फायदा था। मतलब वो एक्सपोर्ट में टैरिफ लगाते थे जो कि इंडिया के लिए फायदा था, हैंडीक्राफ्ट्स में टैरिफ लगा रहे थे, और जूट, कोल या फिर कॉटन, इंडिगो, उस पर वो बिल्कुल फ्री कर देते थे। सिमिलरली इंपोर्ट पे भी वो फ्री कर देते थे सो दैट वो अपना सामान इंडिया में बेच सके। अब जब मैं कैपिटल गुड्स की बात करता हूं तो वो था ही नहीं, मतलब एक्चुअली में मिसिंग था, क्योंकि हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री ग्रोथ तो थे ही नहीं। सो कैपिटल गुड्स बिल्कुल भी नहीं थे। थोड़ा बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी टिस्को विस्को के टाइम पे, बट देन स्टिल
लार्जली हम लोग ऑलमोस्ट सेल्फ रिलायंट नहीं थे। मॉडर्न इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हमारी थी वो टेक्सटाइल, जूट, स्टील, लेटर वगैरह की थी, वो तो एक्चुअली में बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। अगर नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। देखो फॉरेन ट्रेड के बारे में भी मैं ऑलमोस्ट सारी डिस्कस कर चुका हूँ, उसी चीज को हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। सो जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे। तो मैंने जैसे बताया, एक्सपोर्ट जो ब्रिटिशर्स को चीजें चाहिए थी, जैसे कि कॉटन, सिल्क वगैरह चाहिए था, इनको ब्रिटिशर्स की जरूरत थी, तो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए। ब्रिटिशर्स को हैंडीक्राफ्ट्स की जरूरत नहीं थी, उससे इंडियंस को फायदा होता, उन्होंने उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। सिमिलरली जब हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने अपने जो फिनिश्ड गुड्स थे वो हमारे इंडिया में लाके बेचना शुरू कर दिया, और उनके ऊपर अगेन टैक्सेस उन्होंने कम कर दिए, सो दैट वो सारे प्रोडक्ट्स वहां पे बनते थे और इंडिया में आके, इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट था, तो वो यूज करने लग गया। तो इस हिसाब से फॉरेन ट्रेड जो है पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के ही फायदे के लिए हो गया। एक्सपोर्ट, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, टैक्सेस हमें मिल नहीं रहा था। इंपोर्ट, बनी हुई चीजें वहां से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे और उनको हम यूज कर रहे थे। यही एक कारण था जब गांधी जी ने एक्चुअली में एक मूवमेंट लेके आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेट्स फॉरगेट द ब्रिटिश क्लोथ्स एंड वॉट एवर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम ब्रिटिश, क्योंकि अगर हम उन सब चीजों को यूज करना बंद कर दें तो ये जो मार्केट है, ये मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। और यही कारण था कि गांधी जी ने उस पर्टिकुलर मूवमेंट को बहुत आगे तक बढ़ाया था। ऑलमोस्ट उन दिनों में स्विस कैनाल एक ऐसा रास्ता था जो इन लोगों ने नया वो करा था, डिस्कवर करा था, और वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया था, क्योंकि इंडिया से ब्रिटिश का जो रास्ता था, जो रूट था, वो बहुत छोटा हो गया था। अब ब्रिटिशर्स को और फायदा होने लगे, तो उनके लिए इंडिया जो है एक बहुत ही बेहतरीन फीडर मार्केट बन गई थी, फीडर कंट्री बन गई थी इनफैक्ट, जहां से रॉ मटेरियल फ्री में मिल रहा था ऑलमोस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह के, और जो बना हुआ सामान है वो फिनिश गुड वो लेके इंडिया में आके बेच पा रहे थे। सो ये जो स्विस कैनाल है, इसने एक्चुअली में बहुत ज्यादा फायदा कर दिया था। अब जो लार्जली जो ट्रेड था, वो सारे का सारा जो ट्रेड था, आप देखो हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, मतलब हम जो भी कुछ कर रहे थे वो ब्रिटिश के लिए ही कर रहे थे। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत चीजें और थी, वो थी चाइना के लिए, शिलोंग जो उस समय श्रीलंका को, जो प्रेजेंट श्रीलंका को बोला जाता है, पर्शिया जो आज के डेट में हम ईरान की बात करते हैं। तो ये फर्दर और 3-4 कंट्रीज थी जहां पे अदर देन ब्रिटिश इंडियंस वर अलाउड, और वो लोग थोड़ा बहुत काम करते थे, बट उसमें भी काफी हद तक ब्रिटिशर्स का फायदा होता था। ये एक क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड में बहुत आता है, जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। देखो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का अगर आपने वैसे भी इंग्लिश में भी आप देखोगे तो मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि किस तरीके से जो इंडिया का पैसा था वो ड्रेनेज सिस्टम की तरह निकल जाता था, मतलब वो पूरा का पूरा इंडिया से बाहर ड्रेन आउट हो रहा था। तो वो क्यों हो रहा था, अब ये देखो ये क्यों हो रहा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा था और इंपोर्ट भी कर रहा था, बट इंडिया वो सरप्लस इन एक्सपोर्ट। सरप्लस एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पैसा कभी इंडिया में नहीं आया। अब आप देखो, जैसे एक्सपोर्ट सरप्लस हम लोग हो गए थे, एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ मतलब पैसा बहुत आया। वो जो पैसा आया, बट रियलिटी में वो पैसा हमारे पास नहीं आया। वो पैसा कहां गया? वो पैसा गया ब्रिटिशर्स के ऑफिस के चार्जेस में, उनके घर के, उनकी जो खर्चे थे उसके अंदर चले गए। ब्रिटिशर्स की जो लड़ाइयां थी वो लड़ाइयां लड़ने में चलेगी, ब्रिटिशर्स अपने लड़ाई लड़ते रह गए उन सारी चीजों से। ये देखो, कॉस्ट ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, वहां पे वो पैसे चले गए। जो ट्रांसपोर्ट्स थे, शिपिंग थे, इंश्योरेंस थे, उसके अंदर पैसे चले गए। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के पास कुछ नहीं आया, दो बीइंग अ एक्सपोर्ट सरप्लस। सो कभी कभार एक्सपोर्ट सरप्लस हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब कंट्री का बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपके सामने एक्सपोर्ट सरप्लस है बट फायदा नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, इसको आप जरूर ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट अगेन वही सारी चीजें मैंने उसको, जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अंदर उसको मैंने समराइज करा है। सो फीचर्स की अगर बात करें, कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, ट्रेड बैलेंस और की इवेंट्स की बात हो रही है। सो कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम लोग करते रहे और इसने हमें डुबो दिया बिल्कुल ही। मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ओवर 50% ऑफ द ट्रेड जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए था। 3 और कंट्रीज का नाम है इस बुक के अंदर जो आप ले सकते हैं, जो आज के डेट में प्रेजेंट श्रीलंका है, ईरान है और चाइना है। एंड देन ट्रेड बैलेंस जो है वो एक्चुअली में सरप्लस था, बट देन देयर वाज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। सो वो हमें कहीं का, उसने हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेने नहीं दिया।
की इवेंट की बात करें तो स्वेज कैनाल उस समय खुल गया था, जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट रूट है वो बहुत छोटा हो गया, उससे और ब्रिटिशर्स को फायदा हो गया। अब जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन, क्योंकि यही लास्ट है इस चैप्टर के अंदर। सो जो डेमोग्राफिक कंडीशन है या डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं, वो ऑब्वियसली स्टैग्नेंट और बैकवर्ड है। ये तो कोई भी बता सकता है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा हमने स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस की ही बात करी है। बट इसके साथ साथ ये जो ईयर है जिसको हम 1921 कहते हैं, इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, क्योंकि 1921 से पहले ये माना जाता था कि डेथ रेट्स बहुत ज्यादा हाई होती थी और जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी। इनफैक्ट दोनों के बीच में ऑलमोस्ट कंपैरिजन करा जा सकता था, दे वर ऑल कंपेरेबल, एक 40 था एक 48 था। बट आफ्टर 1921 जो बर्थ रेट भी इंप्रूव हुआ और डेथ रेट भी कम हुआ। सो जो मेजर जो फेमिन का इशू होता था, फेमिन के कारण मैंने कहा कि लोग बहुत मरते थे, फेमिन इज एक्चुअली अकाल टाइप चीजें आप कह सकते हो, तो उससे क्या हुआ कि बेटर होने लगे। तो 1921 के बाद इंडिया बेटर होने लगा। इंडिया ने उसके बाद कभी भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखी। देखो जो ग्रेट डिवाइड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज आफ्टर 1921 एक पॉइंट आ गया था जिसके बाद इंडिया नेवर डिक्लाइंड अगेन, इट ओनली ग्रू। सो इंडिया की पॉपुलेशन 1921 के बाद कभी भी नीचे नहीं आई, हम हमेशा ग्रो ही करते रहे। तो इसलिए ये हम ग्रेट डिवाइड की बात करते हैं, इसको जरूर याद से पढ़ लेना। पहला स्टेज था, इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स वर वेरी हाई। मैंने आपको बताया दोनों को दोनों बहुत ज्यादा हाई थे, इनफैक्ट दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं था। बट आफ्टर 1921 दोनों में फर्क आने लग गया, डेथ रेट कम होने लग गए और बर्थ रेट एक्चुअली में बढ़ने लग गए। तो ये एक मेजर चीज था। इसमें एक और पॉइंट है, 1981 में इंडिया में सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था। इस डेट को भी ध्यान रखना, 1881, नॉट 1981, 1881 में पहला सेंसस हुआ था। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जिसको अगेन दोबारा से हम इंडिकेटर्स की बात करें, तो अब आप देखो इसमें मैंने जो नंबर्स में बता रहा था वहीं पे नंबर्स है। सो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, द बर्थ रेट वाज अप्रोक्सीमेटली 48 पर 1000 एंड डेथ रेट वाज 40 पर 1000, मतलब दोनों कंपैरेटिव थे, सॉरी दोनों कंपेरेबल थे। बट यही नंबर्स चेंज हो गए, ये नंबर्स ड्रास्टिकली चेंज हो गए। जो बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा बेटर हो गया और डेथ रेट भी ठीक ठाक सा कम होने लगा। उसके बाद लिटरेसी रेट, देखो आज के रेट में कई ऐसे स्टेट है जहां पे कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है, 95% है, 99% है। यहां पे देखो लिटरेसी रेटेड ऑलमोस्ट 16%, बहुत ही कम है, अबेसमली लो है ये। इवन वर्स देन द फीमेल, अगर फीमेल की लिटरेसी रेट की बात करें वो ऑलमोस्ट 7% है। देखो मैं हमेशा ये कहता आया हूं, अगर किसी कंट्री को डेवलप होना है तो फीमेल मेल को छोड़ के जितने भी लोग उस कंट्री में हैं, दे ऑल नीड टू वर्क, जो काम कर सकते हैं बच्चों के अलावा। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल हो मेल हो, ओवरऑल कंट्री का बढ़ना चाहिए और 100% जैसे आज के रेट में काफी स्टेट अचीव कर रहे हैं वैसे होना चाहिए। एक्सट्रीमली हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, उस समय बच्चे पैदा होते ही 1 साल के अंदर मर जाते थे। आप देखो 1000 में से 218 बच्चे, विच इज ऑलमोस्ट 22% बच्चे जो है वो 1 साल के अंदर मर जाते थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। फेमिन एक मेजर रीजन था, मेडिकेशन का इशू था, ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, हमें पता नहीं था, एजुकेशन एक मेजर इशू था, प्रेशर इतना होता था ब्रिटिशर्स के ऊपर से, पैसे नहीं होते थे, तो बहुत सारे कंडीशंस होते थे जो धीरे धीरे करके ठीक होने लगे और आज के रेट में काफी बेटर है। लास्ट अगर हम बात करें वो है हमारी एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो हमारी बढ़नी शुरू होगी। पहले देखो इट वाज ओनली 32 इयर्स, मतलब एक इंसान जो है सिर्फ 32 साल तक का ही जी पाता था, जो बाद में 70 इयर्स के अराउंड हो गया। आज के डेट में वो ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा भी है। देखो हाँ, कोई इंसान क्यों मरना चाहेगा? जापान की बात करो तो 100 इयर्स तक जीते हम, तो फिर भी इंडिया में अभी भी कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण हम लोग 70, 75, 80 के करीब होते हैं। बट why a person should die early? That is the reason. अगर Japanese can stay live till 100, 105 years, and why not India? So अभी भी there is long way to go, but still it's better than what we were at that time, जो कि 32 था, जिससे ऑलमोस्ट 70+ ईयर्स में आ गए। और मैसिव पॉवर्टी, ये तो खैर हमें पता ही है हमारी डेमोग्राफिक में क्या हम बात करें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी उस समय। थर्ड की बात करें वो है पब्लिक हेल्थ
स्टेट पब्लिक हेल्थ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अगर एग्जिस्ट करती भी थी तो एबेसिमली लो थी, जिसका कोई होना ना होना एक ही बात है। सो आप देखो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एडुकेट एंड नॉन एग्जिस्टेंट, जिसको हम इनएडुकेट भी कह रहे हैं। सो पब्लिक हेल्थ इनएडुकेट और नॉन एग्जिस्टेंस था। पीपल हैड नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, लोगों के पास ना क्लीन वाटर होता था। इनफैक्ट फेमिन ने इतना ज्यादा तंग कर दिया था कि खाना भी नहीं खा पाते थे, खाना ही नहीं मिलता था लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। सो वाटर बॉर्न डिजीजेस ज्यादा बन रहे थे, प्लेग आ गया था, आपको ध्यान होगा एक बहुत जबरदस्त प्लेग, कॉलेरा, ये बहुत ज्यादा फैला था। सो एक तरीके से लोगों की जो डेथ थी वो इसलिए भी बढ़ रही थी क्योंकि हमें फैसिलिटी ही नहीं मिल रहे थे कि हम लोगों को बचा सके। सो ये तीनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटर्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है आपके रिवीजन के लिए। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई थे। लिटरेसी जो है वो लेस देन 16% था, फीमेल में 7% था। इन्फेंट मोर्टालिटी 218 आउट ऑफ 1000 विच मींस कि ऑलमोस्ट 22% की मैं बात कर रहा हूं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो सिर्फ 32 इयर्स था, जो बहुत ही कम था। मतलब क्योंकि आप देखो पब्लिक हेल्थ वगैरह नहीं था, पैसे नहीं थे, पॉवर्टी थी, तो उसने डेफिनेटली इसको नीचे कर दिया था। लास्ट इज हेल्थ फैसिलिटी जो कि इनएडुकेट था। सो अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करोगे तो देखोगे एक तरीके से कहते हैं ना, बॉस उस समय तो लगी पड़ी थी इंडिया की, इसमें कोई शक नहीं है। बट तब से लेके अब अगर आप देखोगे तो हमने बहुत ज्यादा कुछ अचीव करा है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद क्या करा, कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, वो सारी बातें करेंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द नोट्स।